स्वागत है आपका साक्य अकेडमी पे। तो सबसे पहले जो भी दोस्त चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे बीपीएससी पूर्वावलोकन 2026। इसमें जो है 1992 से लेके 2025 तक जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के, तो इसमें जो है सारे कवर किए गए हैं। इसमें जो है ये लेटेस्ट जो है बुक है मार्केट में, बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र की जो है बुक है। तो हम लोग जो है स्टार्टिंग से जो है कंप्लीटली ये पूरी बुक हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बस यही रिक्वेस्ट है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रेंड जो है जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और हम जो है ये पूरी कंप्लीट बुक करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग जो है सबसे पहले एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो है 1992 से 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आए हैं, किसके सामान्य अध्ययन में इसमें इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, इतिहास से जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो कवर करेंगे। उसके बाद इसमें सामान्य भूगोल से जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो हम सारे कवर करेंगे। उसके बाद इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट दिए गए हैं वो हम सारे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये उसके जितने भी क्वेश्चन है पूरे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है सामान्य विज्ञान के जो भी क्वेश्चन है उनको देखेंगे। उसके बाद जो है इसमें सामान्य गणित एवं तर्क शक्ति जो परीक्षण है वो भी हम लोग जो देखेंगे। उसके बाद जो है इसमें समसामयिकी जो दी है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। और सबसे ज़रूरी है कि इसमें बिहार स्पेशल से जो जितनी भी परीक्षाएं हैं से संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। जैसे इसमें जो है सीपीओ 2018 से सीडीपीओ 2025 और सीडीपीओ 2022, बीपीएससी टीआरई 1 जो अगस्त 2023 में हुआ, टीआरई 2 दिसंबर 2023 में, बीपीएससी ईओ जो मार्च 2024 में, बीपीएससी टीआरई जो जुलाई 2024 में 3 हुआ था वो, और इसमें जो है 38वीं बीपीएससी से 71वीं बीपीएससी तक जो है जितने भी जो है पेपर हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए। तो हम लोग कम्प्लीटली के इसको जो है देखेंगे इस बुक में। चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इस बुक को जो है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इसमें इस बुक से इतिहास, सबसे पहले इतिहास के क्वेश्चन हम लोग जो है इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसमें जो है क्या इतिहास के जो है क्वेश्चन दिए गए जो भी हैं उनको सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ेंगे। इसमें इतिहास से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग शुरू करते हैं इतिहास में। प्राचीन भारत का जो है इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास में जो है हम लोग जो है देखेंगे पाषाण काल से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे पहले जो है हम यहीं से शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। तो अब हम लोग जो है मेहरगढ़ के अब हम लोग जो है इसकी व्याख्या भी देखते चलेंगे, तब जो है इससे डिटेल में जब देखते हुए चलेंगे तो मतलब ज़्यादा याद हो जाएगा, मतलब जो है इसके विस्तार से जानेंगे तो क्वेश्चन याद रह जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। इसका जो है पहले क्वेश्चन का जो है डिटेल देखते हैं। चलिए क्या क्या दिया है इसमें। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव जो कि लहुरा देवा है। यहाँ से 8000 ईस्वी पूर्व से लगभग 7000 ईस्वी पूर्व तक के मध्य चावल के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। मेहरगढ़ यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थान जो है
कोलढीवा जो कि बेलन नदी का तट जो कि प्रयागराज के जनपद में जो है तो माना जाता है। तो इसलिए जो है इसकी व्याख्या होगी। इस क्वेश्चन का जो है पहले क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हुआ, डी है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन तंत्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग में भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को। किसको, ताम्रपाषाण युग को जो है कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसमें इसकी डिटेल हम लोग व्याख्या देखते हैं। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग जो है भी कहा जाता है। जिन जो है संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः क्या कहा जाता है, ताम्रपाषाणी संस्कृतियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा। इसमें क्या है, तीसरे क्वेश्चन में प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, नर्मदा घाटी से। किससे, नर्मदा घाटी से। अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या ये रहे, चलिए। भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी में अवस्थित जो है हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीवाश्म विज्ञानी अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका जो है स्थल स्थित है। भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। क्या है, भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसके जो है बारे में हम लोग जो है व्याख्या इसकी देखते हैं। भीमबेटका परास्थल पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाओं से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिलते हैं। यहाँ की शैलियों में प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवीकृत शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5वां नंबर। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इसमें जो है मिलान दिए गए हैं। क्या है, पहला मिलान जो है सूची है और दूसरे मिलान सूची दी गई हुई है। इसको जो है मिलान करना है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। पहला है कि नवपाषाण कालीन जो है, क्या चीज, नवपाषाण कालीन स्थल दिए हैं। क्या दिए, नवपाषाण कालीन स्थल और नवपाषाण कालीन जो है स्थलों के स्थान है। तो हम लोग जो है देखते हैं। तो उतनूर जो है, उतनूर कहाँ पे है, उतनूर है तेलंगाना में। कहाँ पे है, उतनूर कहाँ है, तेलंगाना में। उतनूर कहाँ है, तेलंगाना में। उसके बाद चिरांद, चिरांद कहाँ है, बिहार में। चिरांद कहाँ है, बिहार में। चिरांद कहाँ है, बिहार में है। उसके बाद गुफकराल कहाँ पे है, गुफकराल जो है कहाँ पे है, कश्मीर में। कहाँ है, गुफकराल है कश्मीर में। पय्यमपल्ली कहाँ है, पय्यमपल्ली है तमिलनाडु में। तो ये हमारे जो है मिलान हो गए हैं। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। उतनूर कहाँ पे है, उतनूर तेलंगाना में। उतनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार में, गुफकराल, गुफकराल कश्मीर में, पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली है तमिलनाडु में। तो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ, ये इसकी व्याख्या भी दी गई है इसमें जो है। व्याख्या भी अगर देखना चाहें तो व्याख्या भी देख सकते हैं इसमें। उतनूर जो है तेलंगाना में, चिरांद जो है बिहार में,
गुफकराल कश्मीर में, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। चलिए अब अगले क्वेश्चन हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन भी मिलान का है, तो छठा भी क्वेश्चन हम लोग मिलान देख लेते हैं क्या है। जो है पहली सूची को दूसरी सूची से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। तो पहला क्या है, ताम्रपाषाण कालीन युग। कौन सा है, ताम्रपाषाण युगीन स्थल है। उसके बाद ताम्रपाषाण युगीन की सभ्यता स्थलों की जो है नदियां दी गई है। तो इसमें सबसे पहले आहड़ जो है सभ्यता थी, ये किस नदी के तट पे थी? आहड़ सभ्यता जो है बनास नदी के तट पे मिलेगी। आहड़ सभ्यता किस नदी के तट पे है? बनास। इस पे आहड़ सभ्यता जो है बनास नदी के तट पे स्थित है। और कायथा, कायथा जो है काली सिंध, कायथा से काली सिंध याद कर लेना। कायथा जो है स्थल जो है काली नदी जो है सिंध नदी के तट पे स्थित थी। उसके बाद सावलदा, सावलदा जो है, सावलदा ताप्ती नदी, सावलदा जो है किस नदी के तट पे? ताप्ती नदी के जो है तट पे स्थित है, स्थल था। उसके बाद मालवा, मालवा जो है नर्मदा नदी के तट पे स्थित स्थल था। तो हम लोग जो है हम लोगों ने मिलान कर लिए हैं। क्या है, आहड़ जो है बनास के जो है, आहड़ जो है, आहड़ किस पे? बनास, बनास नदी के तट पे स्थित था। उसके बाद कायथा, कायथा काली सिंध नदी के तट पे स्थित है। उसके बाद जो है सावल्ला, सावल्ला जो है ताप्ती नदी के तट पे स्थित है। उसके बाद मालवा, मालवा किसके? नर्मदा तट के जो है स्थित है। अब हम लोग जो है ये देखो इसके जो है नीचे मिलान भी दिया गया है, हम लोग ये देख लेते हैं। मिलान है, हाँ ये रहा। इसमें जो है आहड़ जो है बनास नदी, आहड़ बनास, आहड़ जो है ताम्रपाषाण युगीन है, वो किस नदी के तट पे था? बनास नदी। उसके बाद कायथा, कायथा काली सिंध के। और स्वालदा या सावलदा ताप्ती नदी के तट पे स्थित था। उसके बाद मालवा, मालवा नर्मदा तटीय नदी के तट पे स्थित था। चलिए अब हम लोग जो देखते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता हम लोग देखते हैं। सैंधव सभ्यता का अब हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता संस्कृति पे क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता पे जो है पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ती है? ये आदि ऐतिहासिक युग में पड़ती है। सिंधु सभ्यता जो है कहाँ पड़ती है? आद्य ऐतिहासिक युग में सिंधु सभ्यता पड़ती है। चलिए हम लोग जो है इसकी जो है डिटेल व्याख्या देखते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्माण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान होता है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। क्या हुआ कि जो सिंधु जो है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, इसको अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सकता। ये जो है भारतीय इतिहास में इसका जो है समय लगभग कितना है, 3000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व जो है इसका कालखंड माना जाता है। लेकिन ये जो है सैंधव सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ का लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु जो है क्या हुआ अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए अब सैंधव सभ्यता का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता, इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है मुख्य विशेषता जो है के बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। किसको माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो है
सब की प्रमुख विशेषता जो है नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर, कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते हैं। पक्की ईंटें से बने इमारतों में मोहन-जोदड़ो का विशाल स्नानागार, अन्नागार प्रमुख थे। इनकी जो है सतह पक्की ईंटों की है। सतह कैसी है? पक्की ईंटों में, जिसे जो है जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें जो है सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की जो है प्रमुख विशेषताएं थीं। जहाँ तक है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में जो है पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। क्या है कि प्राचीन सभ्यताओं की भांति जो हड़प्पा सभ्यता में जो है पूजा स्थल के जो है स्पष्ट जो है साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का जो है उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किस शहर को जो है मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को जाना जाता है। किसको? लोथल को जो है मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसका जो है प्रारंभिक उत्खनन प्रोफेसर एस राव के निर्देशन में हुआ। जो लोथल प्राचीन हड़प्पा सभ्य जो है, ये सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक। इसे जो है मिनी हड़प्पा या मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह जो है आधुनिक जो है कहाँ पे है? किस राज्य में? गुजरात राज्य में स्थित है। इसका जो है उत्खनन किसने किया? प्रोफेसर एस राव के निर्देशन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा। तो चलिए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का जो है बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कहाँ है? लोथल। कौन सा? लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। लोथल बंदरगाह, इसके बारे में जो है हम लोग देखते हैं। हाँ, जो हड़प्पीय नगर लोथल कहाँ पे है? गुजरात की। कहाँ पे है? अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी, किस नदी की? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा-कालीन बंदरगाह है, जहाँ से जो है गोदीवाड़ा में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं? गोदीवाड़ा में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा-कालीन स्थल गुजरात में है? कहाँ है? गुजरात में कौन सा हड़प्पा-कालीन जो है स्थल है गुजरात में है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। और यहीं पे हड़प्पा का जो है बंदरगाह भी है। कहाँ पे? लोथल में। तो हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। लोथल जो है गुजरात में, कालीबंगा जो है कहाँ है? राजस्थान में, डाबरकोट कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में, तथा जो राखीगढ़ी जो है ये कहाँ है? हरियाणा में। लोथल जो स्थल जो है कहाँ पे जो है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। और डाबरकोट कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया, जो कि इराक में है। ये जो है मेसोपोटामिया जो है इसकी सभ्यता जो है सबसे जो है प्राचीन सभ्यता है। तो मेसोपोटामिया जो इराक में, इसके बारे में इसकी व्याख्या देखते हैं कि मेसोपोटामिया इराक सभ्यता किसकी? मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया इराक सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई है। इजिप्शियन सभ्यता मिस्र की सभ्यता को विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। तो की मानी जाती है मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। तो अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता की जो है लोगों को नहीं पता था? किस जानवर को? इसमें जो जानवर दिए गए हैं इसमें से कौन से जो है जानवर को
सिंधु सभ्यता के लोग को नहीं जानते थे। इसमें से कौन सा बैल को कि घोड़ा को या हाथी को या इनमें से कोई नहीं। जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो घोड़ा के बारे में नहीं जानते थे। इसके बारे में घोड़ा के बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को जो है कोई जानकारी नहीं थी। इसकी जो है हम लोग व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी क्या बैल तथा हाथी की जो है जानकारी थी परंतु जो है घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वान में मतभेद है। हड़प्पा के जो विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां जो है अस्थियां जो है गधमूर का गधखुर हैं। गधखुर मतलब इक्वस हेमिनिस खुर की हैं या पालतू घोड़े इक्वस कवालस की हैं। इसकी है इक्वस कोवालस की हैं। यह निश्चित कर पाना कठिन है कि रंगपुर, राणा गुंडई, लोथल और सुरकोटदा और कुंतासी एवं कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सांडोर जो है सैंडोर बोकैंसी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अश्व जो है अवशेषों में से 6 को लगभग 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास कितने लगभग 2000 ईस्वी के आसपास के समय का अर्थात तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंतिम भाग के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 में SSI के जेपी जोशी 1974 में ASI के जेपी जोशी तथा A.K. शर्मा ने यहाँ 2100 से 1700 ईस्वी पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। 1974 में ASI जो है जेपी जोशी थे और A.K. शर्मा ने 2100 से जो है 1700 ईस्वी पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर जो है अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया। यद्यपि जो है राम शरण शर्मा लोहित जो है और रोमिला थापर मेंडो आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो है घोड़े के साक्ष्य पाए गए हैं लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं। 1974 में ASI जो जेपी जोशी थे और A.K. शर्मा उन्होंने कहा कि 2100 से 1700 ईस्वी पूर्व के मध्य 2100 से और 1700 ईस्वी पूर्व के मध्य के स्तर पर अश्व की अस्थियां प्राप्त होना उन्होंने प्रतिपादित किया। यानी उन्होंने कहा कि 2100 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य में जो है घोड़े की अस्थियां पाई गई। यानी कि घोड़े के उन्होंने साक्ष्य की व्याख्या की है। मगर जो है रामचरण शर्मा और रोमिला थापर जो है और मेंडो आदि इस तथ्य पे को नहीं मानते। ये लोग जो है नकारते हैं इस तथ्य को। रामचरण शर्मा जी और रोमिला थापर और मेंडो ये कहते हैं कि घोड़े के साक्ष्य जो है उस समय के नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसी जो है क्योंकि उनका कहना है कि उस समय जो है लोगों को जो है घोड़े के जो है बारे में जानकारी ही नहीं थी। इसी प्रकार जो है ब्रिगेडियर E.J. रॉस के द्वारा रानी घुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से जो है घोड़ों के दांत बनाए गए हैं। क्या हुआ? ब्रिगेडियर E.J. रॉस के द्वारा जो है राणा घुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे जो है जूनियर महोदय अप्रमाणिक मानते हैं। क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। बात यह है जो ब्रिगेडियर E.J. रॉस ने जो है राणा घुंडई के जो प्रारंभिक जो है हड़प्पा स्थल से जो है घोड़े के दांत के जो साक्ष्य जो है के दांत जो है बताए हैं उसे जो है जूनियर महोदय अप्रामाणिक मानते हैं। उनका कहना है कि घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता है।
यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। ये बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका जो है उत्तर बी माना है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने उत्तर बी माना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है क्या घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थलीन अगला हमारा 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल जो है प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन क्या कहता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का जो है हल प्राप्त हुआ है? तो इसमें दिया गया है क्या धोलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। लेकिन इसमें जो है बीपीएससी ने जो है क्वेश्चन का आंसर कौन सा माना है? ई। तो चलिए हम लोग जो है इसकी व्याख्या देख रहे हैं। प्रश्नगत विकल्पों में बनावली जो कि हरियाणा में तथा कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में नामक सिंध घाटी स्थल से हल्के खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त मानी है। जो बीपीएससी ने क्वेश्चन में क्या माना है कि जो बनावली है, बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में बनावली स्थल। और जो है कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में। हड़प्पा कालीन स्थल जो टेराकोटा का जो हल है उसके साक्ष्य कहाँ मान्य है? यहाँ पे मान्य है। हड़प्पा कालीन स्थल जो टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसलिए इसको जो है या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर जो है बीपीएससी ने इसको माना है। टेराकोटा का जो हल कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान से। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो है इसके अनुसार जो है और इसकी व्याख्या आगे भी दी है। इसकी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जो कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुड़ते हुए खेत के जो है साक्ष्य के साथ किया हुआ नामक स्थल से आरंभिक चरण के जुड़ते हुए खेत के साथ टेराकोटा हल की प्राप्त जो है बताए गए हैं। जो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है ASI, इन्होंने जो है टेराकोटा जो हल के जो है साक्ष्य कहाँ पे माने हैं? कालीबंगा नामक स्थल। कहाँ से? कालीबंगा जो है नामक स्थल जो राजस्थान में है कि इसे आरंभिक चरण से जुड़ते हुए खेत के जो है साक्ष्य के साथ टेराकोटा हल की प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त जो हरियाणा के जो फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक स्थल जो प्रास्थल से भी टेराकोटा हल के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। ASI ने जो है जो शुरुआती चरण जो है प्रारंभिक चरण में जो है क्या पाया कि जो कालीबंगा जो है नामक स्थान राजस्थान में है वहां से जो हल की जो है टेराकोटा हल की प्राप्ति के बारे में बताया। उसके बाद जो है हरियाणा के जो है फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली जो है प्रास्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति की जानकारी उनको मिलती है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस जो है हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के इसके निशान मिले हैं? अभी हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान किसमें मिले हैं? कालीबंगा में। देखिए व्याख्या करने से कितना जो है हम लोगों का जो है फायदा होता है। कि व्याख्या से ही ये क्वेश्चन हमारा हल हुआ। अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जुते हुए, देख लीजिए कालीबंगा, ये देखिए नामक स्थल से आरंभिक चरण में जुते हुए खेत के बारे में। ये देखिए ऊपर वाले 8वें ही क्वेश्चन में इसकी व्याख्या से आंसर मिल गया। यानी कि हड़प्पा नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं जिससे कालीबंगा में। इसके जो है हम लोग व्याख्या इसकी भी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी के बने हुए हल की प्रकृति मिली है। खंबात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे
के जो है निकट स्थित लोथल से गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात की जो है धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक जो है लकड़ी का साइन बोर्ड भी मिला है। अगला हम लोग जो है 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस हड़प्पा स्थल पर जो है हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो अभी हम लोगों ने अभी व्याख्या देखी थी किसमें, कालीबंगा राजस्थान से हमें जो है जुते हुए खेत के जो है साक्ष्य मिलते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो है उत्खनन से संबंधित कौन नहीं थे। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एन बर्स, बी एस स्मिथ। तो इसमें आंसर क्या है, बी ए स्मिथ जो है मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। इसमें जो है हड़प्पा और जो है मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित और एम एन बर्स, ये लोग जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, लेकिन बी एन स्मिथ जो है हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। इसकी हम लोग जो है व्याख्या देख लेते हैं, सबको व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है, वर्ष जो है 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्थल पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1926 से 27, वर्ष 1933-34 के मध्य स्वरूपबद्ध हड़प्पा ने के जो है उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की जो है खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके जो है पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त जो है कुछ विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए एन घोष, जे पी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः स्पष्ट है कि बी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडो लॉजिस्टिक एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। क्या था ये, जो बी ए स्मिथ थे, ये क्या था, बी ए स्मिथ जो है हड़प्पा स्थल की खोज से संबंधित नहीं रहे, लेकिन ये क्या इंडो लॉजिस्टिक इतिहास के जो है रूप में प्रसिद्ध थे। अगला हमारा क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन सा है, 12 नंबर हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्या है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग किया गया है। किस रंग का उपयोग किया गया, हड़प्पा में लाल रंग का जो है बर्तनों में सामान्य जो है लाल रंग का जो है उपयोग किया गया है। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमानों पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में मिट्टी के चाक का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृद भांडों को बनाने वाले मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, आईआईटी जो है खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का जो है होना जो है सिंध घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है। आईआईटी खड़गपुर ने जो है एक अध्ययन दल ने जो है क्या किया कि रिपोर्ट के अनुसार जो है क्या किया, रिसर्च किया, उस पर जो है रिसर्च करके जो है एक रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने जो है पता लगाया कि लगातार कितने जो है वर्षों से कि ना के बराबर वर्षा होने से जो है सिंध घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो ये लगभग 900 वर्ष,
आईआईटी खड़गपुर की जो अध्ययन दल की जो है अध्ययन दल था, जिसने एक रिसर्च किया और रिसर्च में ये देखा कि कितने वर्षों के ना के बराबर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वर्षा नहीं हुई, जो है जिसके कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो ये पता चला कि 900 वर्ष तक जो है सिंधु घाटी जो है लगातार जो है 900 वर्ष तक जो है वर्षा नहीं होने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर की एक अध्ययन दल जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक सूखी जैसी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण रही। धातव्य है कि ओरल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा स्थल के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख माना। एक और जो है ओरल जो है स्टीन जैसे जो विद्वान थे, इन्होंने भी क्या माना है हड़प्पा के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन को जो है प्रमुख कारण इन्होंने भी माना है। अगला हम लोग देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल के अगर पहला क्वेश्चन वैदिक काल में देखते हैं। वैदिक काल का जो है पहला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। वैदिक काल का जो है पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? ऋग्वैदिक युग से कौन संबंधित नहीं है? घोषा है, गार्गी है, अपाला है और विश्ववारा है। तो इसमें जो है ऋग्वैदिक युग से संबंधित गार्गी नहीं है। गार्गी जो है ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। घोषा, अपाला और विश्ववारा ये तीनों ऋग्वेद के मुक्त या मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां हैं, अतः इन्हें ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत जो गार्गी है ये उत्तर वैदिक उपनिषद युग की जो है दार्शनिक है, ना कि ऋग्वैदिक युग की। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैदिक युग का दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन से शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो कौन सा कार्य करता था? राजगृह जो था प्राचीन से प्रारंभिक वैदिक काल में, किसमें? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह जो कि वर्तमान राजगीर प्राचीन में जो है मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में काम करता था। मगध का पहला राजवंश बृहद वंश था। कौन सा था? जो है मगध का जो है पहला राजवंश कैसा था? बृहद वंश। बृहद का जो है उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। किससे? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। दूसरा है ऋग्वेद का जो है कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तीसरा क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। नौवां मंडल जो है पूर्णतः जो है सोम को समर्पित मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 सूक्त जो है सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मूजबंध चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की जो है उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला जो है हमारा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये जो है किसको है? सोम और इस पे जो है पर नामकृत देवता को। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जो है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पे पर नामकृत देवता को जो है ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम को जो है समर्पित है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र में किस पुस्तक से लिया गया? गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से। तो इसकी भी व्याख्या देते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। कौन है? जो है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है।
यह सर्विस सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस काल में जो है अछूत की अवधारणा का जो है स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई है? क्या हुई है? किस काल में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई है? तो चलिए जो है हम लोग देखते हैं धर्मशास्त्र के समय में, किसके समय में? धर्मशास्त्र के समय में जो है किस काल में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई? धर्मशास्त्र के समय में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घटित हुई। इसकी जो है हम लोग व्याख्या देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। धर्मशास्त्रों के समय में सूक्त काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों तथा यदा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैधेय, रथकार आदि का जो है आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 जो है प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इसमें से पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते हैं। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, इसमें निर्वसित और अनिर्वसित। जो पहले प्रकार के निर्वसित उल्लेख को जो है इन्होंने अस्पृश्य माना गया है कि छुआछूत के बारे में इन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन हमारा है सातवां क्वेश्चन क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का जो है उपयोग जो है कब शुरू हुआ? ये जो है लोहे का जो है उपयोग जो है कब शुरू हुआ? इसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। 9000 वर्ष पूर्व, 12000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व, इनमें एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जो इनमें से जो है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, इसके बारे में इसमें ऑप्शन में कोई आंसर सही नहीं है। तो हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। चलिए भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषयों में विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका जो है प्रचलन हुआ। जबकि थाईलैंड के जो है बयान चियांग नामक परास्थल की खुदाई से ढले हुए लोहा प्राप्त हुआ है, जिसकी जो है स्थिति जो है लगभग 1600 से 2000 ईस्वी के पूर्व के लगभग की मानी जाती है। निर्धारित जो है की गई है भारत में जो है भारत में कहाँ पे? भारत में नोह राजस्थान के दुआब क्षेत्र में लोहा कृष्ण लोहित जो है मृत भांडों के साथ प्राप्त हुआ है। इसकी संभावित तिथि जो है कितनी मानी जाती है? 1400 ईस्वी पूर्व के लगभग मानी जाती है। यानी कि भारत में जो है लोहे की जो खोज की जो है मानी जाती है 1400 ईस्वी पूर्व के लगभग की मानी जाती है। जबकि जो है थाईलैंड में जो है इसकी खोज लगभग 1600 से 1200 ईस्वी पूर्व के मध्य लगभग जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 कितना 1000 जो है से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य जो में हमें जो है धातु के स्पष्ट प्रमाण जो है प्राप्त होते हैं। जो है ग्रंथों की बात करें तो उसमें कहा गया कि 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व के मध्य में जो है हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण जो है होते हैं। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख जो है श्याममय है। क्या जो है अथर्ववेद में जो है लोहे का उल्लेख किसके नाम से मिलता है? श्याममय, श्याम अयस के रूप में जो है अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख मिलता है। इसमें लोहे के बने हुए फल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इसका लोहे इसके बने हुए फल का प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में, जो अतरंजी खेड़ा है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में जो है उत्खनन से
गेहूं, जौ तथा चावल के जो है अवशेषों के जो है साथ साथ प्राचीन कृषि लौह व्याकरणों की भी प्राप्ति हुई है। जो उत्तर प्रदेश का अतरंजी खेड़ा जो है स्थल है, यहाँ से जो है उसके उत्खनन से क्या हुआ, गेहूं, जौ और चावल के अवशेषों के साथ साथ क्या हुआ, प्राचीनतम कृषि उपकरणों की भी प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल लगभग, जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने इसका काल जो है कितना निर्धारित किया है, उन्होंने इसका काल निर्धारित किया है लगभग 1000 ईस्वी पूर्व। तो जो है लोहे के जो है साक्ष्य कब प्राप्त हुए, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व कह सकते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है बोगज कोई, बोगज कोई का महत्व समझाइए। सॉरी, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। किसका, वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। किसमें, बोगज कोई की महत्व है इसलिए है कि वहाँ पे जो है वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। इसके बारे में देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। बोगज कोई एशिया माइनर से जो है 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके जो है नाम आर्यों जैसे थे और संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्रमित्र, वरुण एवं नासत देवताओं का आह्वान करते थे। और क्या है देखते हैं। 8वां जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध था वो परशुड़ी नदी के तट पे लड़ा गया। किसके, परशुड़ी से। 10 यज्ञ युद्ध, जो 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था वो परशुड़ी नदी, आधुनिक जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। परशुड़ी नदी जो वर्तमान में आधुनिक रावी नदी के तट के नाम से जानी जाती है, इसके तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। किसकी, भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर वैदिक काल के जो है किसके, उत्तर वैदिक काल के दौरान उचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में जो है दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। तो किस पे हैं हम लोग ये देखते हैं, उपनिषद पे। उत्तर वैदिक क्या, उत्तर वैदिक काल के दौरान उचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में जो है दार्शनिक भजन, ब्रह्मांड विज्ञान, नैतिकता पर जो है चर्चाएं जो है शामिल हैं। तो किस पे हैं, उपनिषद पे। इसमें उपनिषद में। चलिए हम जो है इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है, इसकी व्याख्या, उत्तर वैदिक काल के दौरान उचित उपनिषद में जो है दार्शनिक संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान, नैतिकता पर जो है चर्चाएं शामिल हैं। उपनिषद भारत के जो है प्राचीन ग्रंथ हैं जो लगभग 700 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। अगला जो है हमारा क्या है, बौद्ध धर्म। अब हम लोग जो है बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है बौद्ध धर्म से, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। तो हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तनम या मृगदाव, जो कि सारनाथ में के नाम से जाना जाता है, में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसको क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने जो है प्रथम जो अपना जो है उपदेश दिया सारनाथ में, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है।
एवं कुशीनगर में उनका जो है निधन हुआ, जिसे जो है बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन और उनकी जो है मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बौद्ध धर्म। दूसरा क्वेश्चन बौद्ध धर्म से क्या है, चलिए वो देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो कहाँ दिया? सारनाथ में। अभी हम लोगों ने देखा कहाँ दिया? सारनाथ में। बौद्ध धर्म से हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। उसके बाद चौथा कौन सा? बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्त हुआ था? महात्मा गौतम बुद्ध को। पांचवा क्वेश्चन है, उसको हम लोग पांचवा क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कहते हैं कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख है। यहाँ जो है 2 स्तंभ दिए गए, स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2। इन्हें जो है आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उनके जो है पहला जन्म कहाँ हुआ था इनका? लुम्बिनी वन में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। इनका प्रथम जो था प्रथम प्रवचन जो कहाँ था? सारनाथ में। ये हम लोग देख चुके। इनका निधन जो है कहाँ हुई थी? कुशीनगर या कुशीनारा में। कहीं कभी कभी कुशीनगर की जगह कुशीनारा भी दिया जा सकता है, तो आप जो है अलग मत समझिए, एक ही बात है। ठीक है, तो जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया बिहार में। प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में और निधन इनका कुशीनगर में हुआ। चलिए अब हम लोग जो है छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न जो है क्या कहता है, देखते हैं। कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में आयोजित नहीं हुई? चौथी जो है बौद्ध संगीति जो है बिहार में आयोजित नहीं हुई, बल्कि ये कहाँ हुई थी? जम्मू कश्मीर कुंडलवन में। प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध के महान परिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगृह जो है आधुनिक राजगीर के पास सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे? प्राचीन वैशाली नगर में आयोजित दूसरी बौद्ध संगीति की गई थी। और तृतीय जो बौद्ध संगति थी, कौन सी? तृतीय बौद्ध संगति सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना में आयोजित है, में चंद्रगुप्त मौर्य संगीत प्राय जो है तीसरी जो है कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना में आयोजित है। चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? कश्मीर कुंडलवन में। एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति ही ऐसी संगीति है जो बिहार में आयोजित नहीं हुई थी। अगले जो है कौन सा है? अगले है 7वां क्वेश्चन है। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? राजगृह में। अजातशत्रु जो था वो राजगृह का में उन्होंने उनके समय में जो है राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई। उस समय जो है वो महाराज थे वहां। आगे जो है इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो प्रथम बौद्ध परिषद है, बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की सप्तऋषि गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक जो है कौन था? जो है अजातशत्रु था। मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु। इस संगत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपालि भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपालि क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। वह जो इसमें इस बुद्ध की जो है इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। इन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में, सुत्त और विनय पिटकों में जो है प्रथम बौद्ध संगीति थी, इसको जो है इसमें 2 में विभाजित किया गया।
इनके जो है आनंद तथा उपाली जो है ये धर्म और विनय के जो है प्रमाण माने जाते हैं दोनों से। चलिए 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम, अगला क्वेश्चन है 9वां, प्रथम बौद्ध महासभा जो है कहाँ आयोजित हुई थी, राजगृह में। कहाँ हुई थी, राजगृह में। प्रथम बौद्ध महासभा राजगृह में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई। पहली जो है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति राजगृह या राजगीर में हुई। इसकी जो है व्याख्या देखते हैं। इसकी जो है ऊपर दी रखी है व्याख्या इसकी। अगला जो है हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, कनिष्क के जो है शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई। कनिष्क के समय में बौद्ध सभा जो है कश्मीर में आयोजित की गई। कहाँ पे, कश्मीर में। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति जो है सभा जो है कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। इसकी जो है अध्यक्षता वसुमित्र ने की। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं साक्ष्यों को विवाह शास्त्र कहा गया। क्या कहा गया, विवाह शास्त्र कहा गया। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह में सप्तऋषि गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य सावकमीर सर्वकामनी थे। अगला हमारा क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। तो किसने कराई थी चौथी बौद्ध संगीति आयोजित कश्मीर में, कनिष्क ने। किसने, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति जो है बिहार वो कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित कराई थी। 13वां क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी। तो कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। कहाँ, पाटलिपुत्र। अशोक ने जिस समय में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है 14वां। तो 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। अभी हम लोगों ने देखा कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र बिहार। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ पे बुलाएगी, पाटलिपुत्र बिहार में। अगला क्वेश्चन हम लोग जो है 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, चलिए देखते हैं। 15वां क्वेश्चन जो है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ, कुशीनगर में। कहाँ पे, कुशीनगर में। देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्रपाटका में ठहरे
उसने बुद्ध को शुकर मध्य, क्या है, शुकर मध्य, शुकर मध्य जो है खाने को दिए, खाने को दिया। इससे उन्हें क्या हुआ, अतिसार हो गया, क्या हुआ, रक्तातिसार, रक्तातिसार हो गया और जो है भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा, कस्या, गणराज्य की राजधानी पहुंचे और जो है यहाँ उन्होंने यहाँ उन्होंने 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया, अपना शरीर त्याग दिया। हुआ क्या कि यह प्रचार कहा गया कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चूंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। उसने उन्हें जो है क्या किया, रक्ताचार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी कुशीनारा, कस्या, मलगढ़ राज्य की राजधानी पहुंचे और यहाँ पे उन्होंने 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इसको जो है क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये लोग अगर हम लोग ये रिपीट करते हुए हम जो है चलेंगे तो आपको जो है जल्दी से याद हो जाएगा। व्याख्या जो है महत्वपूर्ण है। व्याख्या अगर आप जो है घटना चक्र की व्याख्या आप जो है पूरी सही से पढ़ लेते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। किसकी? बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं से संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें त्रिपिटक कहा गया है। पहला क्या है? विनय पिटक, संघ संबंधी जो है नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह किसमें है? विनय पिटक में। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक क्या है? महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों द्वारा दिए गए जो उपदेशों का संग्रह है वो किसमें है? सुत्त पिटक में। तीसरा है अभिधम्म पिटक जो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 17। क्या है? 17 क्वेश्चन नंबर। 17वां क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह है देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। ये जो है महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत जो है अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। क्या कहता है इसके बारे में? बौद्ध धर्म के जो हीनयान संप्रदाय को जो है मानने वाले मूर्त पूजक नहीं थे। जो हीनयान के लोग थे बौद्ध धर्म में वो जो है मूर्त पूजा को नहीं मानते थे। जबकि जो महायान संप्रदाय में बुद्ध को जो है देवता मानते हुए उनकी जो है मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। जो हीनयान संप्रदाय जो मानने वाले जो थे वो मूर्त पूजा को नहीं मानते थे। क्या नहीं मानते थे? मूर्त पूजा को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म में जो हीनयान संप्रदाय वाले थे वो मूर्त पूजा को नहीं मानते थे। जबकि जो है महायान संप्रदाय के थे वे जो है बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा क्या हुआ, वो लोग करने लगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। तो सबसे पहले जो है आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने जो है लोग जुड़ेंगे तो हम लोग जो है उतना ही हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा और हम जो है इस पूरी सीरीज, ये पूरी बुक जो है 38वें बीपीएससी से लेके और 71वें बीपीएससी 1992 से लेके और 2025 तक जितने भी बीपीएससी ने जो है
एग्जाम कराए हुए हैं उनका जो है सारा सारा जो जीएस है वो कंप्लीटली पूरा हम कराएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।